वी विल डिस्कस टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नर्स्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा। टॉपिक इज नर्स्ट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो आपको रिलेशन बताती है बिटवीन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस किस के बीच में रिलेशन बता रही है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन it gives the relation between temperature, concentration of metal ions and electrode potential तो किस किस के बीच में नर्स्ट इक्वेशन रिलेशन बता रही है? एक तो टेम्परेचर फैक्टर देखिए, दूसरा मेटल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताया जाएगा नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो क्या है ये नर्स्ट इक्वेशन? एक बार मैं आपको बताऊं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल minus 2.303 RT divided by N capital F log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इस इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन कैसे आई, इसका क्या डेरिवेशन है, हमें इतने डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमसे डेरिवेशन हमारे सिलेबस में गिवन है। इवन आईआईटी तक के सिलेबस में नर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हो रही है, इसका कोई सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। बट नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 60% 70% न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। 90% क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो नर्स्ट इक्वेशन की बेस पर मिलेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको रिलेशन बता रही है टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो जो मेटल आयंस है उनकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल, इसके बीच में एक रिलेशन बता रही है। तो दिस इज अ नर्स्ट इक्वेशन। अब फोकस करना, कल मैंने आपको ये बताया था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार करते थे और उसके रेफरेंस से हम किसी अनदर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लेते थे। लेकिन स्टैंडर्ड के केस में स्टैंडर्ड का पता करते थे। अगर हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड केस में है तो हम किसी अनदर स्टैंडर्ड केस में किसी अनदर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर पा रहे थे। लेकिन अगर मैं उन स्टैंडर्ड कंडीशन को चेंज कर दूं, जैसे हम पहले सेल का जो कंसंट्रेशन लेते थे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो 1 मोलरिटी लेते थे स्टैंडर्ड केस में, टेम्परेचर 298 केल्विन रखते थे, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर गैस इंक्लूड है तो प्रेशर 1 बार रखते थे। इन तीनों में से अगर किसी भी फैक्टर को चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन चेंज कर दी जाए, 1 मोलर की जगह 2 मोलर ले लिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर? तो ओवरऑल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें या गैस के प्रेशर को चेंज कर दें, तो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आप नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे? नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। अब इस नर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले मैं आपको एक एक वेरिएबल्स को इंडिकेट कर दूं कि कौन सा वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो मैंने ई सेल लिखा है, इस ई सेल का मतलब है, ई सेल स्टैंड फॉर ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration and temperature. ये जो ई सेल है ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ये वो ई सेल है. ई सेल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ई सेल ये कब निकाला जाता है, जब सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इसको हम सिंपली नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूं या फिर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सेल की, हम इसे बोलेंगे ई सेल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. 2.303 this value is constant and R you know very well it is universal gas constant. R को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सबको पता है ये वाला वेरिएबल. और ये जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी कई वैल्यू होती है लेकिन हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज करनी है. कौन सी हम यूज करेंगे, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो किसी एनर्जी की बात हो रही है. तो आर की वैल्यू हमें कौन सी लेनी चाहिए, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो इस नर्स इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वहां आप आर की वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है, मैंने आपको आर बता दिया कौन सा पुट करना है. टेम्परेचर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर. 90% क्वेश्चन जो आपको मिलेगा चाहे एनसीईआरटी में, चाहे आईआईटी में, चाहे नीट में, 90% क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन ही मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा. 90% क्वेश्चन की बात कर रही हूं. अगर एक आध क्वेश्चन में बदल जाता है तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं. एन क्या है यहां पर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost और gained, और हम कह सकते हैं ट्रांसफर इन केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन आपकी सेल में हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में. मतलब लेफ्ट वाली सेल से राइट वाली सेल में कितने लेफ्ट वाली सेल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रही है, राइट वाली सेल उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जितनी लेफ्ट वाली सेल लॉस्ट कर रही है, या फिर लेफ्ट वाली सेल से राइट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. तो किसी भी टर्म्स में आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस की टर्म्स में कहें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन की टर्म्स में कहें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में कहें. किसने अपना माइक ओपन कर रखा है बेटा, उसे म्यूट कर लीजिए. तो एन का मतलब आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम बात करें एफ स्टैंड फॉर, एफ इज फेराडे कांस्टेंट. एफ को हम यहां पर क्या बोलेंगे, फेराडे कांस्टेंट. और फेराडे जो कांस्टेंट है ये वो कांस्टेंट है जो ये बताता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है. एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है. हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता है ना, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19. एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है. हम एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेंगे और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही फेराडे कांस्टेंट है. तो उसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलाम पर मोल. ये वैल्यू कहां से आई, मैंने आपको ये बताया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसे हम फेराडे कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नोन एज फेराडे कांस्टेंट. तो एफ भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पर P और R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये जो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन को. यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी. मैंने एक एक वेरिएबल को आपको पहले बता दिया कि कौन सा वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं, मानकर चलते हैं मुझसे ई सेल पूछे, लेकिन हाफ सेल की, हाफ सेल से मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल जो हम राइट साइड में रखते हैं। हो सकता है मुझसे खाली ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे, हो सकता है मुझसे राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे, और हो सकता है मुझसे ओवरऑल सेल का पूछे। तो तीनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मान लेते हैं कंसीडर एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट वाली सेल को, जिसके लिए मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आप समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है मेटल से मेटल आयन बनेगा, मेटल से मेटल आयन बनेगा। तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख सकती हूं, मेटल गिव्स यू मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए। तो मेटल कौन सी स्टेट में होगी? सॉलिड स्टेट में। मेटल आयन की स्टेट क्या होगी? एक्वस स्टेट। इस रिएक्शन को बोल सकती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन ली है। अब इस जनरल इक्वेशन को अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग बेस 10। अब मुझे क्या रखना है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होते। आप अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोडक्ट का पार्ट या रिएक्टेंट के पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम मेटल या मेटल आयन को ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे रखना है। मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है ना? हाँ लव, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने ऊपर रखी, कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए था? डिवाइडेड बाय आना चाहिए था एम, और इसकी स्टेट है सॉलिड। तो नोट में एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, एक नोट बता रही हूँ, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज यूनिटी। कितने बच्चों ने ये पढ़ा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज यूनिटी। अगर कोई लिक्विड परफेक्टली प्योर होगा, मतलब उसमें कुछ भी और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जैसे सिंपल सॉल्वेंट है या सिंपल सॉल्यूट है, प्योर लिक्विड है अगर वो, या फिर कोई प्योर सॉलिड है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं? यूनिटी। तो मेटल सॉलिड स्टेट में है, मेटल प्योर है, तो इसको मैं यूनिटी ले सकती हूँ। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? और मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा आयन है डिवाइडेड बाय 1। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी कंसीडर कर लिया जाता है। उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी फैक्टर के चेंज करने पर, इसलिए हम प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगी, अगर मेरी हाफ सेल है, हाफ में भी कौन सी सेल? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे लिखा जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सॉलिड था जिसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर एन
एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो मैं क्या लिखूंगी रिएक्शन? कोई मेटल आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसी मेटल की फॉर्मेशन करेगा। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे मेटल आयन में और मेटल की फॉर्मेशन होगी। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इसके लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो ये मेरा प्रोडक्ट है, अब मेटल मेरी प्रोडक्ट है और मेटल आयन मेरा रिएक्टेंट है, तो मैं अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log बेस 10। अब मेटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, आप इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेंगे, तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Mn पॉजिटिव। लिख लेंगे हम। आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी आ गई। हाफ सेल के लिए हम नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि हाफ रिएक्शन के लिए हम नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अब अगर मानते हैं कि मुझे ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, कंसीडर अ सेल, कंप्लीट सेल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दे रखी है, तो मान लेते हैं कंसीडर अ सेल रिएक्शन, एक पूरी सेल की रिएक्शन दे रखी है, कंसीडर अ सेल रिएक्शन, और सिंपल मैंने एक रिएक्शन ली, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ये एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें मुझे पता है ए एंड बी आर द रिएक्टेंट एंड सी प्लस डी आर द प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मुझे इसके लिए क्या लिखनी है? नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो मेरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, याद करो जब मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको ये बताया था कि कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रखी जाती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखा जाता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में नहीं रखा जाता, ऑर्डर रखा जाता है जो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या रखते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो गिवन होते हैं। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रखूं तो मैं क्या लिखूंगी? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। सबको आ रहा होगा? अभी मुझे यहाँ पता नहीं है जनरल रिएक्शन में कौन सॉलिड है प्योर, कौन प्योर लिक्विड है, या कौन आयन फॉर्म में प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैंने जनरल फॉर्म में सभी प्रोडक्ट्स को और सभी रिएक्टेंट्स को लिख दिया है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने नीचे रखा है। अगर मुझे कोई इंडिकेट कर दे कि इसमें जो आयन है तो मैं आयन की फॉर्म में लिख दूंगी। अगर मुझे कोई ये बता देगा वो सॉलिड है कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो मैं उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लूंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको याद आ रहा हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये वाला जो पार्ट मैंने आपको लिखा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम रिएक्शन क्यूशेंट कह सकते हैं और रिएक्शन क्यूशेंट को हम क्यू से इंडिकेट करते थे। रिएक्शन क्यूशेंट कब कब हम अप्लाई करते थे? जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आती। जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आती हम रिएक्शन क्यूशेंट बोलते हैं। या तो फॉरवर्ड चल रही है रिएक्शन या रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है या रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है, पर रिएक्शन चल रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, काम हो रहा है। उस केस में हम रिएक्शन क्यूशेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम से मतलब समझना, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना बंद कर दे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना बंद कर दे, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्रोसेस मैंने आपको डायनेमिक बताया था, मैंने आपको स्टैटिक नहीं बताया था इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट का 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट का तुरंत 1 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो रिएक्शन आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। रिएक्शन तो चल रही है, प्रोसेस तो डायनेमिक है। और मैं एक जनरल एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मानकर चलते हैं, मैं एक जनरल एग्जांपल अगर आपके साथ डिस्कस करूं, मानकर चलते हैं ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी, ऊपर से पानी फिल कर रही हूं मैं एक टैप के थ्रू, यहाँ से पानी आता जा रहा है और ये मैंने एक होल कर लिया है, यहाँ से पानी आता जा रहा है। पानी पहले से कंटेनर में इतना प्रेजेंट था, इतना पानी प्रेजेंट था, जितना होल मैंने ऊपर से किया है उतना ही होल मैंने नीचे से कर दिया। अब ऊपर से जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी नीचे से जा रहा है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी नीचे से जा रहा है। तो पानी की कंसंट्रेशन अगर इस कंटेनर में डिस्कस करें पानी का अमाउंट, तो पानी का अमाउंट तो यही रहेगा, पानी का अमाउंट वेरी करेगा ही नहीं, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है और यही वॉल्यूम हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब आपके कंटेनर में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं कह सकते प्रोसेस नहीं हो, प्रोसेस हो तो रहा है पर उस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही, इस वॉल्यूम का ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां कब आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? जैसे लेफ्ट वाली सेल जो है आपकी, लेफ्ट वाली सेल में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जिंक की और कॉपर की सेल एज्यूम कर लो, तो जिंक वाली सेल में क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी और राइट वाली सेल में Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी। तो इधर से Zn2 पॉजिटिव की आयन बढ़ती जा रही है कंसंट्रेशन, उधर से Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा जिस समय Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी और उधर Cu2 पॉजिटिव की आयन उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन नेगेटिव में चली जाएगी। तो जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मैच कर जाएंगी, एक दूसरे से कैंसल हो जाएगी, वहां पर सेल स्टॉप हो जाएगी, सेल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा, आपकी सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। और जब आपकी सेल इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो इसी को अब हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपकी सेल में वर्किंग है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो आप उसे क्यूशंट मान लीजिए, और अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है तो आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख सकते हैं। ये मैंने जनरल आपको बता दिया, हालांकि इसकी कोई यूज नहीं है, पर मैं ये है क्या चीज, ये मैंने आपको उसको इंडिकेट किया है। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा इस वाले पार्ट में? ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब अगर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, मैंने आपसे कहा कि 90% क्वेश्चन, 95%, 90% भी छोड़ो, 95% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें सेल को 298 केल्विन टेम्परेचर पे तैयार किया होगा। तो टेम्परेचर 90% क्वेश्चन में आपको 298 मिलेगा। अगर 298 नहीं मिलता है तो आप इस वाली नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए, और अगर 98 मिलता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिख जाए कि जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया उसमें ये टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, तो हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर, उस आपका टी उस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो 298 हो जाएगा, और आर की वैल्यू हमें पता है क्या पुट करनी है, 8.314 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और ट्रांसफर, वो कितने, वो तो रिएक्शन को देख के पता चलेगा, बट एफ भी आपका कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, अभी मैं बताती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगी 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो इस इक्वेशन को यूज करिएगा। अगर न्यूमेरिकल में उसने 298
केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस की बात करिए तो इतनी कैलकुलेशन से आप एटलीस्ट बच जाएंगे। और 95% क्वेश्चन में टेम्परेचर आपको यही मिलेगा, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी का क्वेश्चन हो, आपको टेम्परेचर यही मिलेगा, कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर हो रही है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? मैं आगे डिस्कस करना स्टार्ट करूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है यहां तक एक बार पूछ ले मुझसे। हेजिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पार्ट, कोई भी लाइन, कोई भी टर्म क्लियर नहीं हुई है, एक बार पूछ ले बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो न्यूमेरिकल अगर मैं डिस्कस करूं नस्ट इक्वेशन के, तो पैटर्न समझिएगा न्यूमेरिकल का। एक मिनट बस मैं पेपर चेंज कर लूं। क्वेश्चन फर्स्ट is calculate the electrode potential, calculate the electrode potential, calculate the electrode potential। क्या सिंबल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? कैपिटल ई और स्मॉल ई? ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर dipped in 0.1 molarity CuSO4 copper sulfate solution at 25 degree Celsius। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं ई नॉट सेल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको क्या क्या गिवन है देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया 95% क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 298 केल्विन लिख सकते हैं, ये गिवन है। कंसंट्रेशन अब की बार जो बता रहा है वो 0.1 मोलरिटी बता रहा है CuSO4 सॉल्यूशन की, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बता रहा। स्टैंडर्ड कंडीशन तो 1 मोलरिटी होती है, उसने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो आपकी जो ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही थी वो तो स्टैंडर्ड है, अब उस वैल्यू में वेरिएशन आएगा, तो जितना वेरिएशन आएगा अब उसको हम क्या बोलेंगे? ई सेल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वैल्यू में चेंज आएगा। तो अब हमें जो कंसंट्रेशन दे रखी है, ये कंसंट्रेशन किसकी है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। SO4 2 नेगेटिव आयन का कोई रोल नहीं था, वो तो बस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था। तो ये कंसंट्रेशन आपको Cu2 पॉजिटिव आयन की दे रखी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इज 0.1 मोलरिटी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको बता रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना बता रहा है? आपको 0.34 वोल्ट बता रहा है। आपसे पूछ रहा है कि आप कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहा, तो इक्वेशन लगाओ। नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर भैया 298 है तो कौन सा लगा दें? 0.0591 डिवाइडेड बाय n log बेस 10। अब मुझे रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा प्रोडक्ट क्या रखना है और रिएक्टेंट क्या रखना है। तो कैसे पता करें रिएक्शन को? रिएक्शन कैसे पता चलेगी? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, याद करो मैंने कई बार आपको बता दिया कि जिंक और कॉपर की याद कर लो। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है।
उसने क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं, उसने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भैया कॉपर का। भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला है कि ऑक्सीडेशन वाला है, नहीं बता रहा, क्योंकि पता होगा उसको कि बच्चे को पता होना चाहिए, कॉमन है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होता है। तो मुझे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो मैं रिएक्शन क्या लिख सकती हूँ, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे जब कॉपर बना होगा। तो मुझे जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ये दे रखा है E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। तो इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या है, कॉपर। रिएक्टेंट क्या है आपका, रिएक्टेंट क्या है आपका, Cu2 पॉजिटिव आयन। अब प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप ऊपर रखेंगे। प्रोडक्ट आपका प्योर सॉलिड स्टेट में, यूनिटी मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो यहां हम रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, पुट करो वैल्यू। ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू बता रहा है 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तभी तो कॉपर बना है। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। मैंने बताया था n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन वन सेल टू अनदर सेल। लॉग बेस 10 1 अपॉन कॉपर आयन की वैल्यू कंसंट्रेशन कितनी बता रहा है, 0.1। अब 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 टू की पावर -1। 10 टू की पावर 1 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू की पावर क्या हो जाएगा, 0.1 को हमने क्या लिखा, 10 टू की पावर -1, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर +1। और आपको पता है लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपके पास सॉल्व होके क्या आ गया, ये पूरा पार्ट सॉल्व होके आ गया 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ई सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस, अब इसको अगर आप डिवाइड करें 0. चलिए लगभग सब आ गए हैं, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है, सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड करके, करो डिवाइड, एक बार दोबारा से चेक करो, 0.0591 है, क्या आएगी 0.02955, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी 1 हो गई है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ई सेल की वैल्यू जरा निकालो, ई सेल इज इक्वल टू, जरा फाइंड करके बताओ, 0.34 माइनस कितना आ रहा है, 0.310 प्लस में आ रहा है, मतलब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है, फिजिएबल है।
अब फोकस करो, जब सेल स्टैंडर्ड थी, टेम्परेचर 298 केल्विन था, आपका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी थी, तो आप देखिए इनोर सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ये था। आपने कंसंट्रेशन को 1 मोलरिटी से जब 0.1 मोलरिटी कर दिया, तो अब की बार जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो 0.310 आ रहा है, चेंज हो गया। तो कितना चेंज होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें नर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी। किससे मिलेगी? नर्स्ट इक्वेशन से। मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन फर्स्ट सबको समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन फर्स्ट सबको क्लियर है तो एक बार फटाफट से रेड हैंड रेज करके फटाफट से बता दो। बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि इक्वेशन कैसे आई है, इसका डेरिवेशन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन ऐसे आई है क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रखी है 0.34, ये कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। मैंने कहा था याद कर लो कि जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट थी और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन आप लिखेंगे रिडक्शन के फॉर्म में। नकुल क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन 20 बच्चों ने हैंड रेस किया है, मतलब अभी बाकी बच्चों को प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है? एक अफसार, आपका हैंड रेस नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। पैटर्न दूसरा है लेकिन फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन a zinc rod is dipped in 0.1 मोलरिटी, कंसंट्रेशन चेंज कर दी है, स्टैंडर्ड नहीं है, 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। The salt is 95% dissociated, 95% dissociated at this dilution, the standard dilution at 298 Kelvin, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट ई सेल। ई नॉट सेल तो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ध्यान से समझना। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है? कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। सॉल्यूशन का मतलब Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। SO4 2 नेगेटिव आयन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन जिंक आयन का है। तो कंसंट्रेशन किसकी है? वैसे तो SO4 2 नेगेटिव भी 0.1 मोलर है, पर मुझे किससे मतलब है? जिंक आयन से। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इज कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर। टेम्परेचर आपको वही गिवन है 298 केल्विन। अब आपसे दूसरी इंफॉर्मेशन जो बता रहा है वो बता रहा था सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। अच्छा, उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn, ये गिवन है, और नहीं देता तो हमें पता था -0.76 वोल्ट, ये गिवन है, हालांकि नहीं बताता तो हमें याद था। टेम्परेचर गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी उसने दे रखी है। चलिए हम यूज कर लेंगे, वैसे हमें पता थी, इतनी हेल्प नहीं करता तो अभी हमारा काम चल जाता। अब इस लाइन का मतलब समझो, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन। आपका जो सॉल्ट है वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। 100% डिसोसिएट होता तो हम ये कह सकते थे कि स्ट्रॉन्ग हमारा सॉल्ट है और पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया है। वो ये कह रहा है 95% डिसोसिएट हुआ है, अभी 5% बाकी है डिसोसिएट होना। तो 5% अभी ZnSO4 ही पड़ा है सॉल्यूशन में। 95% Zn2 पॉजिटिव आयन है
और SO4 2 नेगेटिव आयन भी 95% है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पर जरा अप्लाई करते हैं इसी बात को। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस कौन सी वाली इक्वेशन लगा दूं, टेम्परेचर 298 है तो 0.0591 वाली लगा दूं, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। रिएक्शन लिख सकते हैं हम, हमें क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn, हमें ये क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही होगी, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और Zn की फॉर्मेशन हो रही होगी। इसकी वैल्यू मुझे बता रखी है -0.76। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, n की वैल्यू पता चल गई। रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, Zn2 पॉजिटिव आयन। प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन का, जिंक। जिंक सॉलिड स्टेट में है तो यूनिटी हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, ये एक्वस स्टेट में है। पुट कर दो फटाफट से इक्वेशन में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू -0.76 -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं क्या ले लूं, प्रोडक्ट मेरा जिंक आयन, जिंक है जो सॉलिड स्टेट में है, मैंने यूनिटी ले लिया, और रिएक्टेंट मेरा Zn2 पॉजिटिव आयन है, और Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बता रहा था 0.1 मोलर। इस वाले पार्ट को क्या मैंने सही लिखा है, Zn2 पॉजिटिव आयन वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता रहा है कि उसने ZnSO4 का जो सॉल्यूशन लिया है वो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का लिया है, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो जिंक आयन आपको 0.1 मोलर कैसे मिल सकते हैं, क्या मैंने ये सही पुट किया है 0.1 मोलर, या मुझे यहां कुछ और पुट करना चाहिए था। कोई आवाज नहीं आ रही, क्या मुझे यहाँ 0.1 पुट करना चाहिए, नहीं पुट करना चाहिए, क्यों क्यों पुट नहीं करना चाहिए 0.1? अच्छा, बाकी सब सो रहे हो क्या? 95%, तो हमें क्या लिखना चाहिए, एस 0.1 मोलर, मैं क्लियर कर दूं, एस 0.1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन इज 95% डिसोसिएट, मतलब 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन का 95% डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस मीन्स दैट इन द सॉल्यूशन Zn2 पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू 0.1 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100। 95% का मतलब 95 डिवाइडेड बाय 100, जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसका 95% डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.1 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे यहां पर वैल्यू क्या रखनी चाहिए, मेरी यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.1 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.095 मोलर आ जाना चाहिए। अब जो कंसंट्रेशन आप यहां पुट करेंगे, यहां पर मैंने लिख दिया अभी Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, अब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू -0.76 -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10, ऊपर चल रहा है 1 और नीचे आ गया आपका 0.095। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0.095 को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसा लिख दूं, 95 इंटू 10 की पावर -3, मैंने इस वाले पार्ट को 0.095 को लिख दिया 95 इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 वाले पार्ट को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 95।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। log a को देखिएगा, log a आपका क्या होगा, log बेस 10, 10 टू की पावर 3, मतलब a की पावर n वाला फंक्शन लगाओ तो n log a, तो क्या हो जाएगा 3 log बेस 10 10, log बेस 10 10 की वैल्यू 1, तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 माइनस log बेस 10 95। log बेस 10 95 की वैल्यू आप log टेबल में देख लेंगे। अगर किसी ने बुक ओपन की हुई है तो मुझे फटाफट से log बेस 10 95 की वैल्यू एक बार बता दें, 95 की जीरो में कितनी आ रही है, कितनी आ रही है पुष्कर, 1.977, ये आपकी वैल्यू आ रही है log बेस 10 95 के जीरो में। अब यहां पर आप अगर देखें, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी, अच्छा ये पूरी सॉल्व करके बताइए आपने। 2 डिजिट की वैल्यू है, पॉइंट आपका यहां पर है, 2 डिजिट में से एक माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट, तो पॉइंट आपका 1 के बाद आ जाएगा 1.977। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास पूरा सॉल्व हो चुका है और इस वाले पार्ट की वैल्यू ये निकल कर आ चुकी है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इस वाले पार्ट को, तो ई सेल आपके पास निकल कर आ जाएगा -0.76, माइनस इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो 0.02955 इंटू ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से मुझे एक बार कैलकुलेट करके बता दो, इसमें से माइनस कर दो, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसमें से माइनस करके मुझे एक बार बताओ फटाफट से ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है। आपकी ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, -0.79 वोल्ट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है सेल आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिएबल नहीं है, आपकी ये वाली सेल फिजिएबल नहीं है। तो मुझे फिजिबिलिटी पता चल गई, अगर सेल की वैल्यू मेरी माइनस में आ रही है तो सेल फिजिएबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो स्पॉन्टेनियस है, फिजिएबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितने बच्चों को क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कितने बच्चों को क्लियर है, क्लियर है, व्हाट, आपने कैलकुलेट किया ना भी ये वाली वैल्यू, नहीं वैल्यू ठीक है क्योंकि हम नीचे तक बिल्कुल ठीक चल कर आए हैं, तो वैल्यू यही निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं देख के बता दूंगी, वैसे तो हमने कहीं गलती करी नहीं है, तो वैल्यू यही आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक और पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। नस्ट इक्वेशन के पैटर्न के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, एक और डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के बेस पर तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन अभी नस्ट इक्वेशन का रिलेशन अभी हमें बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, पेज चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, एक सिंपल गैल्विक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। प्लेटिनियम, इट इज ए मेटल, दिस मेटल इज यूज्ड इन द शी, जब हमने शी की फॉर्मेशन की थी तो इस मेटल को यूज किया था, प्लेटिनियम, याद आ रहा होगा सबको। प्लेटिनियम H2, H2 इज ए गैस, ये गैस है और गैस का प्रेशर होता है, इसका प्रेशर गिवन है 1 बार, इसका प्रेशर हमें गिवन है 1 बार या 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशन में गिवन है। S2 से बन रहा है H पॉजिटिव, और पॉजिटिव है आयन, H पॉजिटिव है मतलब आयन है, और आयन है तो स्टेट हो गई एक्वस। इसकी कंसंट्रेशन बता रखी है 1 मोलर, ये बीच में लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद बता रहा है एक आयन है, मेटल का नाम नहीं बता रहा है, मेटल आयन है M4 पॉजिटिव, इस आयन है तो एक्वस स्टेट में होगी, और इस M4 पॉजिटिव से अभी आयन ही बन रही है M2 पॉजिटिव, मेटल नहीं बन पाई, मतलब उसको
4 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए थे, पर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो M4 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव आयन बनी है। अभी आयन है तो इसकी स्टेट भी एक्वस है। और यहां पर भी जो मेटल वायर यूज कर रखी है, ठीक है, इतना दे रखा है आपको, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और ये जो सेल तैयार की गई है, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सेल तैयार हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, आपको ई सेल की वैल्यू बता रहा है, ई सेल का मतलब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है कि 0.092 वोल्ट आ रहा है। आपको ई नोट सेल की वैल्यू M4 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की बता रहा है 0.151 वोल्ट है। ई नोट H2 H पॉजिटिव से H2 मतलब हाफ H2 अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में ना भी दे तो मुझे पता है कितना होता है हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0.0 वोल्ट। ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, वैसे दे रखा है, वैसे दे रखा है, पर हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, M2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय M4 पॉजिटिव, ये जो हम log बेस 10 के बाद जो कंसंट्रेशन लिखेंगे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसके लिए जो वैल्यू उसने दे रखी है वो दे रखी है 10 की पावर x। इसकी जो वैल्यू दे रखी है M2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय M4 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बता रहा है 10 की पावर x, और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये देखो, जो आपको गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है सॉल्ट ब्रिज से पहले वाला पार्ट, वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, मतलब एनोड वाला पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट यहां से यहां तक आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट है, एनोड। ये वाला पार्ट आपका है एनोड, और ये वाला जो पार्ट है जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है, ये वाला पार्ट है आपका कैथोड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन अगर लिखी जाए तो H2 गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसा लिख सकती हूं। इस वाली केस में देखूं तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड के केस में रिएक्शन हो जाएगी कि M4 पॉजिटिव ने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हुए होंगे और बन गया होगा M2 पॉजिटिव। तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहां हो रही है, ऑन एनोड, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑन कैथोड। ठीक है, हमने यहां से रिप्रेजेंटेशन से हमने यहां से रिएक्शन लिख ली। अब इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन लिखे हैं, सेल रिएक्शन तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, H2 प्लस M4 पॉजिटिव गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस M2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी गैस है, गैस का हम पार्शियल प्रेशर कंसीडर करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं लेते। ये आपकी आयन है एक्वस, कंसीडर करेंगे, ये भी आयन है एक्वस, और ये भी आपकी आयन है। अब जरा क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको इस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बता रहा है कि जो एसिड आपने सॉल्यूशन में लिया होगा जिससे H पॉजिटिव मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। मतलब आपको इस आयन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पता है 1 मोलर, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अप्लाई करते हैं जरा नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सा है आपका, जिस पर रिडक्शन होता है, मतलब ये वाला पार्ट आपका कैथोड है और ये वाला पार्ट आपका एनोड है। आपके पास कैथोड की वैल्यू भी है, ये कैथोड है, और ये आपके पास में एनोड है। कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ई नॉट सेल अगर आप निकालें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं,
ई नॉट कैथोड, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, मतलब इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.151 वोल्ट, माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है 0.0 वोल्ट। तो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट, ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई, पुट कर दो इक्वेशन में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 0.151 वोल्ट माइनस, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट कौन कौन है आपके पास रिएक्शन में, प्रोडक्ट ये दोनों हैं, कोई भी प्योर सॉलिड या कोई भी प्योर लिक्विड नहीं है, दोनों एक्वस हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, अब H पॉजिटिव एक्वस है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की पावर 2, क्योंकि इसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर 2 है, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव की पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, अब यहां पर H2 तो गैस है, ये आपका रिएक्टेंट है, नीचे आएगा गैस के कंसंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ M4 पॉजिटिव। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजिकल टू 0.151 माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो आपके पास कितनी आ जाएगी 0.02955, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस वाली वैल्यू को देखते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, आपने 1 रख दिया। M2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अभी आपको पता नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आपको क्वेश्चन में बता रहा है 1 बार, आपने लिख दिया 1 बार, और इसकी वैल्यू आपको बता रहा है, इन दोनों का रेशियो की वैल्यू आपको बता रहा है 10 की पावर x, क्या बता रहा है, इंटू 10 की पावर x। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक इक्वेशन क्लियर हो गई। 1 से अब 1 को डिवाइड करो 1 ही आएगा, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे log बेस 10 1 इंटू 10 की पावर x, तो आप क्या लिख सकते हैं, log a की पावर n वाला फंक्शन लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा n log बेस 10 log बेस 10 10, तो ये x आगे आ जाएगा, x log बेस 10 10, और log बेस 10 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ओवरऑल इस पूरे पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x, ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लो, 0.151 माइनस 0.02955 और मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है ये x। ठीक है, अब ये जो आपकी ई सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू भी क्वेश्चन में वो दे रहा है 0.092, तो आपके पास इसकी वैल्यू भी है नॉन स्टैंडर्ड सेल की 0.092 वोल्ट, 0.092 वोल्ट। क्या आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जरा फटाफट से फाइंड आउट करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है, जरा फटाफट से कैलकुलेट बत करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ भाई, कोई बताएगा x की वैल्यू क्या आ रही है, इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले जाओ, इस वाले पार्ट को माइनस में ले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 पॉइंट, रिपीट अगेन बेटा, 1.99 को आप कंसीडर करो राउंड फिगर में, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू इज 2। सबको मेरी बात क्लियर हो गई, क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है। देखो नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में कोई भी एक वेरिएबल वो मिस कर देगा, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सीधी सीधी बात है। वो टेम्परेचर मिस कर दे, वो हो सकता है आपसे ई सेल की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है वो ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता कर ले, हो सकता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता कर ले, तो किसी एक वेरिएबल को मिस कर देगा
और आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मेरे हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन बेस्ड सबको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार हैंड रेज करके मुझे फटाफट से बता दो कि किसी को इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर